हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल thessc.com। आज के जो टॉपिक है, जो वीडियो है, नरेशन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी फ्रेशर है या जिन्होंने नरेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिन्होंने थोड़ा मोड़ा जैसे पढ़े तो वो कंटिन्यू करे। दूसरी बात ये कि प्लीज़ वीडियो को एंडिंग तक देखें। यदि आपको बीच में छोड़ना है तो उससे बेटर है कि आप अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन का मतलब ही होता है एक्शन ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी, मतलब एक प्रक्रिया जिसमें आप स्टोरी को आप बताओगे। यानी एक स्टोरी को बताने का एक क्या है, एक प्रक्रिया को ही नरेशन कहा जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। अब बुक्स में डेफिनेशन अलग हो सकती है, इसको अब एक प्रैक्टिकली तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ मान लो कि आपका कोई छोटा भाई है, 4-5 साल 10 साल का। आप उसको एक स्टोरी सुना रहे हो, एक भूत की स्टोरी सुना रहे हो। तो अब एक स्टोरी का एक छोटा सा सेंटेंस लिया है ना, एक छोटा सेंटेंस लिया, उसमें आपने बोले कि भूत ने कहा। आप उस बच्चे को बता रहे कि भूत ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। ओके, तो देखो जो स्टोरी में लिखा था कि भूत ने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आपने जो भूत का जो कहना था मैं तुम्हें मार दूंगा, हूबहू आपने एक डायरेक्ट तरीके से जो डायरेक्ट भूत ने बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, उसको आप उस बच्चे को बता रहे। और आप उसको एक अलग तरीके से बता सकते हैं कि बेटा भूत ने कहा था कि वह उसे मार देगा, या वह उसे मार देगा या मार सकता है। यानी जो भी सेंटेंस जिस टेंस में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, कि मैं यदि मार रहा हूँ तो भूत ने कहा था कि मैं तुम्हें मार रहा था, इस टाइप से मार रहा हूँ को मार रहा था कर देंगे। यदि वही हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट मतलब जो वक्ता के जो सेंटेंस को आप हूबहू बोलोगे, और इनडायरेक्ट में वक्ता के सेंटेंस को आप हूबहू ना बोल के अपने तरीके से बोलेंगे, अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। और एक नरेशन होता ही है कि आप एक स्टोरी बोल रहे हैं। एक जो सेंटेंस लिखा रहता है, जो आपके पेपर में जो सेंटेंस लिखा रहता है नरेशन में, एक्चुअल में एक स्टोरी का एक हिस्सा मान के चलो, इसे एक स्टोरी का हिस्सा है वो। तो एक तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच में वही होगा कि उस स्टोरी के हिस्से को हूबहू जो स्टोरी में जो लिखा है उसी तरीके से बोलेंगे या देख रहे हैं। और इनडायरेक्ट में क्या देख रहे हैं कि कोई के द्वारा बोला जा रहा है किसी के द्वारा, तो उसको आप उसके तरीके से देख रहे हैं। बस यही एक अंतर होता है। इसको शुरू करने से पहले आपको बी की एक फॉर्म्स, यानी कुछ फॉर्म्स है बी की। जैसे दुर्गा माता होती है, उसके 8 अवतार होते हैं, वैसे ही ग्रामर जगत की दुर्गा माता है बी, इसके 8 अवतार है। बी इज़ एम आर ये प्रेजेंट की होती है, वॉज वर ये पास्ट की, मतलब वर्ब इसकी सेकंड फॉर्म है बी की, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये जीरो फॉर्म कहलाती है। बी ने जो है थर्ड फॉर्म है, और बीइंग जो है फोर्थ फॉर्म है, एनजी फॉर्म होती है। और एक होता है टू बी, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, जो ये होती है फिफ्थ फॉर्म। इन्हें आप याद रखिए, पेशियों में भी बहुत काम देती है, तो पेशियो तो इसी पे डिपेंड करता है। अभी इनमें नरेशन में भी इस चीज़ का हम इम्पैक्ट और इस चीज़ का जो यूज़ है हम देखेंगे। वर्ब्स की फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की जीरो फॉर्म क्या होती है, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोला जाता है। जब टू हटा देंगे इसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो ये जो टू, जितने भी जो वर्ब्स है आपकी डिक्शनरी में, ये सब गो से बी है, ये सब वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखी रहती है, जीरो फॉर्म बोला जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो गोश से सेस इज एम आर हैव हैज। मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या होगी कि जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करती है, उसे फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे गो लिखा है, ये तो वर्ब की जीरो फॉर्म है। इसे जीरो फॉर्म कब बोलेंगे, जब आप इसके साथ यस ईएस आई एस नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते आप, ये जीरो फॉर्म का एक ये होता है। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है कि यस ईएस आई एस लगा सकते हैं। और एक बात, किसी भी आप नाउन में यस ईएस आई ई एस लगाते हैं तो नाउन का तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ओके, पर वही वर्ब में, जब कोई वर्ब में यस ईएस आई ई एस लगाते हो आप, तो वर्ब का क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। ओके, वर्ब का सिंगुलर बनेगा। तो देखो जब भी आप जैसे ही के बाद में गो आएगा कि गोश आएगा, गोश आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसलिए यस ई एस आई एस लगा के वर्ब को सिंगुलर किया जाता है। और वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, इसे गो और गोस ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म बोला जाता है वर्ब की, तो ये देखो गो की वेंट हो गई, से की क्या हो गई
सैड हो गई। इज एम आर जो बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, इसी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। एक अपवाद है, यहाँ पे दोनों फॉर्म दी है। और हैव जो है इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है हैव है सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल है सिंगुलर, इसी की सेकंड फॉर्म होती है हैड। अब थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो वेंट जो गो की वेंट सेकंड है गॉन। सैड की तो सैड ही होती है। वॉज वर जो है बी की फॉर्म है सेकंड, तो थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। और हैड की हो जाती है हैड ही रहती है। फोर्थ फॉर्म जो एनजी फॉर्म होती है तो गो की गोइंग, से की सेइंग, बी की बीइंग और हैव की हैविंग। फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जीरो फॉर्म के साथ में टू लगा देने पर फिफ्थ फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो इन्हें भी आप थोड़ा याद रखिए, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस है इनका भी। ओके, अभी कंटिन्यू करेंगे, हम देखेंगे। अब प्रोनाउन की कुछ पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला। थर्ड पर्सन होता है टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आई से, मैं कहता हूँ, तो स्पीकर तो मैं हो गया। बोलने वाला क्या हो गया? जो सुन रहा है उसे बोलने वाला कहा जाएगा। और टॉपिक जिसके बारे में हम बात करें कि वह बहुत बेकार इंसान है, वह बहुत ज़्यादा सोता है, तो उसके बारे में बात हो रही है, मतलब थर्ड पर्सन टॉपिक। ओके, आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है। आई सिंगुलर, वी प्लूरल है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में होगा। ही सी इट दे ये टॉपिक होते हैं, तो ही सी इट ये तो हो गए सिंगुलर और दे हो गया प्लूरल। ही पुरुष के लिए, मेल के लिए। इट आ जाएगा निर्जीव वस्तुओं के लिए, बर्ड्स के लिए या कोई भी यानी इंसानों को छोड़ के बाकी सबके लिए इट हो जाएगा। और सी जो है गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए। ओके, अब जो वर्ब्स यूज़ होती है जनरली जब भी आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो से, टेल, आस्क। ओके, से एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का या तो एक नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जिरंड जिसको वर्ब की एनजी फॉर्म बोलते हैं, यही एक नाउन का फंक्शन करती है, ये हो सकते हैं। तो जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो से एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि आई से यू, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। देखो ये यू ऑब्जेक्ट आ गया, एक प्रोनाउन है, तो से के तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकता, इसलिए बीच में यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, आई से टू यू। यही मैं यदि टेल लिख देता तो हम टू नहीं लगा सकते बीच में प्रीपोजिशन, सीधा से लिखा जा सकता है। वही आस्क भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। से का मतलब कहना होता है, कोई बात को कहना। टेल यानी बताना हो गया। आस्क मतलब पूछना हो गया। इन तीनों को थोड़ा आप सिमिलर न लो तो ठीक ही रहेगा। इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका हिंदी में मैंने लिख दिया है। ओके, आपने जनरली पढ़ा ही होगा कि से टू टेल में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा फिर हम जैसे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में से टू टेल में क्यों बदलता है? एक्चुअल में देखो, जैसे मैंने अभी लिखा आई से टू यू। अब जैसे मैंने इसे ही क्या किया, सेड लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, सेड, आई सेड टू यू। अब यही मान लो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है सेंटेंस है। हम जब इसे इनडायरेक्ट में करेंगे तो आई को तो लिखेंगे जैसे कि वैसे। अब सेड को टेल इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यदि हम वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ बताई जाती है, वो क्या होता है, लिसनर रहता है, ऑब्जेक्ट सुनने वाला, इसलिए टेल लिखा जाता है। और हमको प्रीपोजिशन को हटा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो उसे टोल्ड लिखेंगे, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। ओके, अब एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, तो इसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, किस टाइप से प्रैक्टिकली तरीके से दिखते हैं। ही सेड टू मी यू आर अ गुड मैन। देखो कुछ टर्म्स आप याद रखो। ये जो वर्ब रहती है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्ट देने वाली वर्ब है। इसे जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि आप डायरेक्ट हूबहू सेंटेंस को बोल रहे हो, उसका कोई टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, अब बदलते समय आपको
वर्ब जो है रिपोर्टिंग जो वर्ब है इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज होता है। यदि ये इसका पास्ट में है तो इसकी वर्ब प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाएगी, पास्ट में तो पास्ट पार्टिसिपल में बन जाएगी। कैसे होगी कंटिन्यू करते हैं। तो ही सेड टू है तो इसे करना पड़ेगा आपको टोल्ड। ओके, मी ऑब्जेक्ट। अब देखो ये एक अपने आप में सेंटेंस है, क्योंकि इसका एक सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का वो ग्रुप जो पूरा मीनिंग देता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब होती है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। तो इसका तो ये सब्जेक्ट हो गया ही, इसकी एक वर्ब हो गई, मतलब ये अपने आप में एक सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट है यू जो एक प्रोनाउन है और इसकी वर्ब हो गई ये, तो ये भी अपने आप में सेंटेंस है। अब दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है तो कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो दैट कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ही टोल्ड मी दैट। अब जो है यू क्या है यहाँ पे, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होता है, एक लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। तो ये इस सेंटेंस में सुन कौन रहा है, मी सुन रहा है, मतलब मैं सुन रहा हूँ। ये क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो बस लिसनर के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे यू है और यू एक क्या लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। पहले सेंटेंस का जो लिसनर है तो क्या है, मी है। यदि यहीं पे लिसनर मी की जगह क्या रहता, मी की जगह क्या रहता, हिम रहता है ना, यानी वह ही का ऑब्जेक्टिव केस रहता हिम रहता, तो हिम करते हम उसे, है ना। तो जो भी मतलब जो यदि लिसनर है तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट यू, सेकंड पर्सन मतलब लिसनर सुनने वाला, तो इसमें से सुनने वाला मी है, इसलिए यू को कर दो आप आई। ओके, इसका सब्जेक्टिव केस। अब जो है आर है, देखो आपको जो इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो टेंस चेंज कैसे करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद वाली जो भी फर्स्ट वर्ब रहेगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। यदि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना के सीधा मेन वर्ब आ जाती, गो आ जाती, ओके, तो डायरेक्ट जो सब्जेक्ट के बाद वाली जो भी वर्ब है उस पर फोकस करना है और उसी को चेंज करना है। अच्छा, जो आर है ये बी की कौन सी फॉर्म है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हो। यदि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है तो आपको उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। यदि डायरेक्ट वर्ब के बाद में कोई सेकंड फॉर्म रहती है तो उसी को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट फॉर्म है तो इसको आप कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर होती है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। इसी की सेकंड फॉर्म वॉज कर दोगे आप। और अ गुड मैन को जो इसका एक क्या लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है, कोई भी मेन वर्ब नहीं आई तो लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और इसके बाद में लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, तो अ गुड मैन इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अ गुड मैन जो है आपको जैसे के वैसे आपको उतार देना है। तो इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना। अब इन्वर्टेड कॉमा में अपने आप में तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे, एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहे थे, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया था। अब जब दोनों को इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हो तो आपको सेंटेंस को लिंक तो करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए एक कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड टू टोल्ड में चेंज हो गया। पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हम इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस या उसकी वर्ब को भी हम पास्ट में ले जा देंगे। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, जैसे यहाँ पे जो वर्ब्स लिखी थी, जैसे गो है, जैसे वर्ब के बाद में जैसे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद में यदि गो लिखा है तो आपको उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। यदि सेकंड फॉर्म में वेंट है तो उसको आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उससे पहले हेड लगा देना पड़ेगा बस। और यदि जीरो फॉर्म है तो आपको उसका मोडाल चेंज करना, क्योंकि जीरो फॉर्म सिर्फ मोडाल के बाद ही आती है। मोडाल होती है ना, मस्ट, वुड, कुड, ये सब आती है, उन्हीं के बाद में जीरो फॉर्म आती है। तो फिर जीरो फॉर्म को मोडाल के अकॉर्डिंग भी चेंज करेंगे, वो तो अभी हम बाद में देखते हैं उस चीज़ों को। और एक सेंटेंस है, आई सेड ही वॉज मेकिंग फूड, है ना, आई सेड, तो आई तो उतार दो आप जैसे कि वैसा। सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को आप सेड ही लिख दो। ओके, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो जब दो सेंटेंस को लिंक करना है तो दैट कंजंक्शन लगाना पड़ेगा आपको। अब ही जो है क्या है, एक थर्ड पर्सन है टॉपिक। टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होता। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में, मान लो आपने निबंध बोला गांधी जी के बारे में, एक अपने स्कूल में निबंध बोला,
अब घर में आके आप अपनी मम्मी को बता रहे हो कि, तो क्या आप तो अपना टॉपिक चेंज कर दोगे, गांधी जी के बारे में तो बोलोगे ना, तो इसलिए टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ही को ही लिख दो आप, फिर इधर कुछ भी रहे टॉपिक जैसे का वैसे रहेगा। ओके, ये इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय। वॉज है, ये क्या है, बी की सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म से अब इसको हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म करना है। तो क्या लिख दो, बी ने लिख दो और मेकिंग फूड जैसे का वैसा लिख दो। ओके, मेकिंग जो भी है, मेकिंग फूड, ये लिखते नहीं बन रहा है इसमें, एक्चुअली मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और ये अपने फिंगर से ही मैं लिखते जाता हूँ, दैट्स वाई थोड़ा प्रॉब्लम जाती है लिखने में, स्क्रीन भी थोड़ी ख़राब टाइप से है। तो मेकिंग फूड, ओके, आप तो ये समझ जाएंगे। और बीन क्या है, अब देखो कभी भी सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, बीच में हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ती है। तो आपको यहाँ पे बस हेड लगा दो, क्योंकि पास्ट की है तो हेड लगा दो, यदि प्रेजेंट कराते तो हैज़ आता वहाँ, सॉरी हाँ हैज़ आता, हेड लगा दो, हेड बीन मेकिंग। तो ये हो जाएगा इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट कंजक्शन मतलब कंजक्शन से लिंक रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन है, इन्वर्टेड कॉमा को देख के आपको डायरेक्ट स्पीच जो समझ में आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखे, अभी इनको हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करते, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर जो एसएससी स्टेनो 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो, एकदम अच्छे तरीके से और एकदम तेज़ी से आप बनाएंगे क्वेश्चन को, अभी हम देखेंगे। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में हम अब देखते, यू टोल्ड मी दैट, दैट लेगा कंजक्शन है, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में करना है इसे। तो यू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो सैड टू कर दो इसे, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है, तो सैड टू मी। ओके, दैट, अब दैट को हटाना है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। अब जो ही है यहाँ पे, अब ही वुड, अब जो ही है तो ही को आप जैसे का वैसा लिख दूंगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, वुड जो रहेगा ये पास्ट फॉर्म है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है विल। एक्चुअल में विल और शैल की जो पास्ट फॉर्म होती है, देखो जैसे मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में चेंज होती है, तो विल शैल प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो वुड को कर दूंगी आप विल सेंड, फिर जैसे कि वैसे, क्योंकि विल के बाद में मोडाल है, इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की जीरो फॉर्म आती है, तो सेंड को आप जैसे कि वैसे लिख दोगे और मनी भी जैसे कि वैसे। ओके, तो ये हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हो जाएगा इसका क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा सेंटेंस देख लेते, दे, इसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट है, सेट के बाद में नहीं, ये तो कंजंक्शन है रे भैया। ओके, तो दे सैड जैसे कि वैसे लिख दूंगे आप सेट को, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, और यदि ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ पे टोल्ड रहता। ओके, इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे डेट की जगह वी। अब वी जो है ये है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी जो यहाँ पे वी जो लिखा है, एक मिनट, ये जो वी लिखा है ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, बोलने वाला, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा, या बोला जा सकता है एक्चुअल में सेंटेंस ही गलत तरीके से लिखा है, तो इसे हम स्किप कर देते, सेंटेंस ही गलत तरीके से लिखा है। ओके, कंटिन्यू हम क्वेश्चन से ही करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मेन हमारा जो पर्पस है एग्ज़ाम्स में नंबर या क्वेश्चन को सही करना है। देखते हैं अब, राजू सेड टू रघु स्टे बैक, राजू ने कहा रघु से स्टे बैक, पीछे रहो। ओके, पीछे रहे, इस टाइप से। इन्वर्टेड कॉमा में मतलब डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में करना है। तो राजू, आपको जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो आपको क्या देखना है, मेन जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी फॉर्म देखना है, कौन से पास्ट है कि प्रेजेंट है, और फिर देन उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी वर्ब देखना है। सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा, टोल्ड यहाँ पर है, यहाँ ऑर्डर्ड है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ ऑर्डर्ड है। अच्छा, पहले तो सेंटेंस को समझ लेते हैं। स्टे का मतलब क्या होता है, रहना। एक तो ये वर्ब हो गई, कैसे पता है वर्ब है, देखो वर्ब को पहचानने का सिंपल तरीका है, जिस भी वर्ड का हिंदी मीनिंग में ना या करना आ जाए लास्ट में, समझ जाना वो वर्ब है।
और जनरली 99.99% वह जो वर्ड्स रहते हैं, जो भी वर्ब्स रहती है, उनका हिंदी मीनिंग में ना या करना आएगा ही। जैसे स्पीक बोलना ना आ गया उसमें, डू करना ना आ गया उसमें, थ्रो फेंकना ना आ गया उसमें, पुश ढकेलना ना आ गया उसमें, पुल है ना खींचना ना आ गया उसमें। जितने भी वर्ब्स रहेगी उनमें ना या करना जरूर से मिलेगा। तो रहना तो वर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो इसे इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेश देने वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसमें आप एक आदेश देंगे, एक सजेशन देंगे कि आप इसमें कमांड देंगे, तो उस कंडीशन में आपको सैड टू की जगह ऑर्डर लिखना पड़ता है। ये ऑर्डर वाले सेंटेंस होती है तो हमें सैड टू को ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा, न कि टोल्ड में। क्योंकि ऑर्डर मतलब होता है कि ऑर्डर देना, आदेश देना। तो आदेशात्मक सेंटेंस है तो आदेश ही तो दूंगे उसमें, ऐसे थोड़ी उसमें आप जनरली बातें कर रहे हो, ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं होगी। सैड टू ऑर्डर्ड होगा, टोल्ड इसमें नहीं होगा, टोल्ड इसमें भी नहीं होगा। और ऑर्डर्ड है तो ये हो जाएगा, और इसमें भी ऑर्डर्ड है तो ये भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले जब हेल्पिंग वर्ब कोई दी ही नहीं है, डायरेक्ट क्या है सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है, तो हमको भी मेन वर्ब देखना पड़ेगा। तो ये मेन वर्ब, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कुछ दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो आप डायरेक्ट, तो अब देखो इस सेंटेंस से इसको लिंक करना है, इस सेंटेंस को, तो आप डायरेक्ट तो ऐसे ही नहीं लिख दोगे रघु स्टे बैक, ऐसा डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। तो आपको बीच में कुछ तो लिखना पड़ेगा। जो दूसरे सेंटेंस थे तो उनमें आप तो कंजंक्शन लगा रहे थे, पर जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात आए तो आपको कंजंक्शन न लगा के उससे पहले टू लिख देना है, मतलब स्टे के पहले टू लिख देना है। इसको एक एक्चुअल में बेयर इन्फिनेटिव है तो इसको आपको इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जीरो फॉर्म में चेंज कर देना है। तो स्टे और बैक तो एक एडवर्ब है जो इसकी विशेषता बता रहा है। एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता बता सकता है ना, वो इसको मॉडिफाई कर सकता है, तो वही चीज़ें है। टू स्टे बैक ऐसा लिखा जाएगा। तो ऑर्डर रघु टू स्टे बैक है ना, राजू ऑर्डर रघु टू स्टे बैक, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस है सी सेड आई हैव फिनिश माई वर्क। ओके, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा में है, डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में करना है। सी सेड उसने कहा, अयो मैं कर चुकी हूँ अपना होमवर्क को, अब फिनिश कर चुकी हूँ। ओके, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड तो जैसे कौसा आ जाएगा तो सभी में सेड है। ओके, अब जो है आई क्या है, स्पीकर बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन है। तो स्पीकर इस यहाँ पे बोलने वाला कौन है, सी है। यहाँ पे तो स्पीकर बोलने वाली कौन है कि सी सेड, वह कर रही, कह कौन रही है, वह मतलब सब्जेक्ट बोल रही है। तो जो फर्स्ट पर्सन है, यदि आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है, आई एक फर्स्ट पर्सन है जो एक स्पीकर होता है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आई हो जाएगा सी यहाँ पे नहीं है, ये खत्म। सी यहाँ पे ये हो जाएगा, सी यहाँ पे ये हो जाएगा, सी यहाँ पे नहीं होगा। अब जो है हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने जैसे बताया था पहले, जो हैव जो थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। हैव हैज़ प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल है, यहाँ एक्चुअल में आई के साथ हैव आता है, सिंगुलर रहता है तो हैज़ आता है। ओके, अब इसको करना है हमको पास्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म है तो इसको पास्ट फॉर्म में, क्योंकि ये देखो सैड लिखा है मतलब पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो इसको भी हमको पास्ट में करना पड़ेगा। तो हैव को करना पड़ेगा हैड, सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म में करना है। तो हेड कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। पहले कौन से ऑप्शन कट गए थे अपने, ये भी कट गया था और ये भी कट गया था। तो हैव तो यहाँ तो हैज़ है, इसकी तो सिंगुलर फॉर्म दे दी है, प्रेजेंट फॉर्म ही है तो ये कट जाएगा, सीधा ऑप्शन ये ख़त्म, मतलब ये भी ख़त्म। सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सी प्रेजेंट फॉर्म है तो इसको पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हैव का होता है हैड, तो ये हो जाएगा हैड। यहाँ पे हेज है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म बट सिंगुलर है तो ये नहीं होगा। अब जो थर्ड है, दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। उन्होंने कहा कि वह वेट कर रहे थे बस के लिए फॉर ओवर यानी लगभग 1 घंटे से। दैट यहाँ पे लिखा है मतलब एक दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, तो मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में करना है इसे। सेट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो दे सेट जैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। दे सेट इसमें भी है, इसमें भी है और कहीं इधर भी है और फोर्थ वाले में भी है। अब जो है हैड बीन वेटिंग, अच्छा हेड कोई बता सकता है, वर्ब पे आपको फोकस करना है। हेड जो है V2 है, वर्ब की तो सेकंड फॉर्म होगी, इसको क्या करना है V1 करना है। दे क्या प्लूरल है मतलब V1 में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। सिंगुलर रहता तो हैज़ आता, तो आपको देखना है हैज़ कहाँ पर है। यहाँ पे हेड है ख़त्म,
यहाँ पे हैज़ बीन है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे आर आ ही नहीं सकता आर, और यहाँ पे तो हैज़ दिया ही नहीं है, तो ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब जो फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले दो सेंटेंस देख लेते। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, दोनों में अंतर क्या है? इसका आंसर एक सेंटेंस के रूप में दिया जाएगा। मतलब व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़ वॉट एवर ABCD आप बोल सकते हैं, पर इज़ योर नेम तो इसका आंसर एस और नो में दिया जाता है। तो इन सेंटेंस में थोड़ा अंतर रहता है। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो इन सेंटेंस में जहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आ जाता है, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो यही कंजंक्शन का काम करने लग जाता है फिर। और यदि WH फैमिली का वर्ड नहीं आता, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होता है, इंटरोगेटिव मतलब उसका, तो उसमें या तो इफ़ आएगा या तो वेदर आएगा, ओके, कंजंक्शन के रूप में। और वहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सैड जो हो जाती है वो आस्क्ड में चेंज हो जाती है, क्योंकि पूछने वाली कंडीशन होती है। व्हाट यानी क्या, तो पूछ ही तो रहे हो, पूछने वाला है, मतलब वहाँ आस्क आ जाएगा। जैसे मैंने आस्क का पहले हिंदी में वहाँ पूछना लिखा भी था। और एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है डायरेक्ट, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। कंटिन्यू करते क्वेश्चन से ही। द कस्टमर आस्क्ड द टेलर, देखो इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब कि ये डायरेक्ट स्पीच में है। देखो यहाँ पे टू नहीं लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि इन्वर्टेड कॉमा में टू लिखा हो, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लिखा गया है। यहीं पे सैड रहता तो टू लिखा रहता, टू द टेलर लिखा रहता। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब इसका जो आंसर, इस सेंटेंस का आंसर एस नो में दिया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में या तो इफ़ आएगा तो वेदर आएगा, ओके। तो द कस्टमर आस्क्ड द टेलर, तो जैसे कि वैसे आपको लिख देना है। आस्क्ड इंडायरेक्ट में करेंगे तो आस्क्ड ही होगा। यदि यहाँ पे सैड रहता, यहाँ पे टेलर रहता, सैड रहता, तो वो भी आस्क्ड में चेंज होता। विल यू, तो यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा इंटरोगेटिव है जिसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यदि यहाँ WH फैमिली का वर्ड रहता तो WH फैमिली का वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता है। जैसे वॉट रहता है तो यहाँ पे इफ़ की जगह आपको वॉट मिला, वॉट रहता है ना, तो विल जो है, सॉरी, है ना, तो जो विल है ना, विल से शुरू हो रहा है, तो इफ़ कंजंक्शन आ जाएगा, तो इफ़ यहाँ पे भी है, ओके। तो सभी जगह इफ़ तो आपको आई थिंक मिलेगा ही, तो इफ़ को यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी इफ़ है, तो इसकी सीधा वर्ब पे ही ये करते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है विल की, इसकी पास्ट फॉर्म होगी वुड, ओके। ये होगी, हो क्या जाएगी, इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी वुड, तो वुड आपको देखना है। और हाँ, वुड इसमें भी है और वुड इसमें भी है, तो चारों ऑप्शन तो मैच हो रहे हैं। अब वुड के बाद में वर्ब की क्या रहना चाहिए, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, जीरो फॉर्म हैव रहना ही चाहिए। तो हैव यहाँ पर है, लाइक आ गया यहाँ पे, ख़त्म। यहाँ पे भी हैव है और यहाँ पे भी हैव है, तो दूसरा ऑप्शन तो जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आई थिंक सभी मुझे तो सिमिलर ही लग रहे हैं, ये सभी तो यार सिमिलर ही है। आई थिंक इसे जैसे कि वैसे टाइप कर दिया गया है, तो एक्चुअल में इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, यही जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में यही हो जाएगा पूरा, जैसे कि वैसा। आपके जो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सभी सिमिलर ही है। इसे मैंने टाइप शायद नहीं किया होगा, भूल गया होगा, सॉरी इसके लिए। तो ये जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ACD चारों ऑप्शन हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। फिफ्थ वाला हम डिस्कस करते हैं। शी सेड शी वॉज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे। शी सेड शी वॉज सीइंग, है ना, द फॉलोइंग डे मतलब क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, इंटरोगेटिव भी आ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, और इन्वर्टेड कॉमा भी है नहीं है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में है। सी सेड से है तो सी सेड जैसे का वैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। सी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, देखो सी जो है क्या है, टॉपिक है, ओके। सी क्या है, टॉपिक है, तो सी एक टॉपिक होता है, और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी बोलने के वाले के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों सिमिलर है। या तो सी ही आएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है, या तो उसमें सी ही आएगा, या तो फिर जो आई है, आई भी एक स्पीकर होता है जो एक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो या तो आई आएगा, तो आई यहाँ पे दिया है तो आई आ जाएगा। तो सी सेड तो जैसे का वैसा रहेगा, आई में चेंज हो जाएगा सी, तो ये तो चारों में आई दिया है। अब जो वॉज है, वॉज क्या है, ये सेकंड फॉर्म है बी की, ओके। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज़ ए मार,
सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा। तो इज़ देख लो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ तो वॉज है ख़त्म, ए भी ख़त्म। यहाँ पे इज़ आई है तो आई के साथ में एम आता है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, ये शुड आ जाएगा, ये भी ख़त्म। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे आज के मैंने वीडियो में बहुत ही कम क्वेश्चन लिए, ओनली 5 क्वेश्चन ही लिए थे। इसके लिए भी सॉरी बोलूँगा, क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता आपको वीडियो कैसी लगी, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो कमेंट में आप कंटिन्यू या जो भी आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप उसे टाइप करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।